नमस्कार। आज हमारे पास बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कृषि कीट विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। जी, और आज हम इन नोट्स की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। हमारा मिशन है कि इन नोट्स में छिपी हर काम की बात को निचोड़ कर निकाल लें। ये नोट्स एक खास कीट पर है जो किसानों के लिए सिर दर्द बन सकता है और परीक्षा में अच्छे खासे नंबर दिला भी सकता है या कटवा भी सकता है। सही कहा। आज हम उसी अपराधी को पकड़ेंगे जो फसल की बालियों को दानों की जगह भूसी से भर देता है, ईयर हेड बग, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैलोकोरिस एंगुस्टेटस। कैलोकोरिस अंग्युस्टैटिस। हाँ, ये नाम तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना चाहिए। बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में सही वैज्ञानिक नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखने के ही नंबर होते हैं। तो चलिए इसकी पहचान से लेकर इसके नुकसान करने के तरीके और आखिर में इससे निपटने के उपायों पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, इसे इन नोट्स का एक तरह से ऑडियो पोस्टमार्टम समझ सकते हैं। तो फिर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये दुश्मन दिखता कैसा है, पहचान के बिना लड़ाई कैसी। सही बात है। तो पहला कदम है पहचान। नोट्स के मुताबिक इसके जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: अंडा, निम्फ और वयस्क। अंडों से शुरू करते हैं। इनकी क्या खासियत है? क्या ये आम अंडों जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके अंडे वाकई बहुत अलग होते हैं। नोट्स में साफ लिखा है कि ये सिगार के आकार के, मतलब सिगार शेप्ड होते हैं। सिगार के आकार के? ये तो याद रखने के लिए एक मजेदार विजुअल है ना, लंबे और पतले, और इनका रंग भी बड़ा खास है, नीला। नीला रंग, नीले रंग के सिगार जैसे अंडे, ये कॉम्बिनेशन तो भूलना मुश्किल है। जी, और ये अंडे मिलते कहाँ हैं? क्या ये पत्तों पर खुले में होते हैं? हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। नहीं, ये चालाकी से छुपाए जाते हैं। ये ग्लूम्स के नीचे या फूलों के बीच में दिए जाते हैं, मतलब दाने का जो बाहरी छिलका या कवर होता है ना, उसके नीचे। अच्छा, ताकि शिकारियों और मौसम से बचे रहें। बिल्कुल ठीक है। तो अंडों से निकलकर अगली स्टेज पर आते हैं निम्फ। ये कैसे होते हैं? निम्फ पतले होते हैं और हरे रंग के। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है वो ये है कि नुकसान की शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है। ये बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। मतलब ये छोटे बच्चे ही हमला करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये अक्सर वयस्क कीटों के साथ ही पौधों की बालियों पर देखे जाते हैं। और जब ये निम्फ वयस्क बन जाते हैं तब उनमें क्या अंतर होता है? यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है नर और मादा में। अच्छा। नर कीट जो होता है वो हरेपन लिए हुए होता है, मतलब उसका रंग थोड़ा हल्का या मिला जुला हो सकता है। और मादा कीट? मादा कीट गहरे हरे रंग की होती है और उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसके किनारों पर मौजूद एक भूरी पट्टी, एक ब्राउन मार्जिन। भूरी पट्टी, ये अंतर जानना परीक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। बिल्कुल जरूरी। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा बल्कि कीट की बायोलॉजी को गहराई से समझा है। फील्ड में भी मादा की पहचान करना जरूरी है क्योंकि अंडे तो वही देगी। सही बात है। तो पहचान का मामला साफ है। नीले सिगार जैसे अंडे, हरे फुर्तीले निम्फ और वयस्क जिसमें मादा की पहचान भूरी पट्टी से होती है। एकदम सही। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। ये कीट फसल को बर्बाद कैसे करता है? जैसा हमने अभी बात की, निम्फ और वयस्क दोनों हमला करते हैं और ये सीधे पौधों की बालियों पर, मतलब ईयरहेड पर हमला करते हैं। एक मिनट, मतलब ये पत्तियां या तना नहीं खाते? इनका निशाना सीधा पैदावार पर होता है? बिल्कुल, सीधा पैदावार पर। ये दानों से रस चूसते हैं। रस चूसते हैं? कैसे? ये अपनी नुकीली सूंड को नरम दाने में चुभाते हैं और उसके अंदर का सारा पोषक तरल पदार्थ, मतलब जो उसका जूस है, वो चूस लेते हैं। तो फिर फसल की वो कौन सी अवस्था है जो वो सबसे ज्यादा खतरे में होती है? वो है मिल्की स्टेज। नोट्स में इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, जिसका मतलब है कि ये सबसे जरूरी पॉइंट है। मिल्की स्टेज मतलब जब दानों में दूध जैसा तरल पदार्थ भर रहा होता है? जी, उस समय दाने बहुत नरम और रस से भरे होते हैं, इस कीट के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक की तरह। मतलब जब दाना अपने विकास के सबसे महत्वपूर्ण दौर में होता है तभी ये हमला करके उसे खोखला कर देते हैं। बिल्कुल, इस समय किया गया हमला सबसे विनाशकारी होता है। दाना आगे विकसित ही नहीं हो पाता, उसकी सारी ऊर्जा ये कीट खींच लेता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, मुझे एक मामला याद है जहां एक किसान ने इसे फंगल इन्फेक्शन समझ लिया था क्योंकि दाने काले पड़ रहे थे। जब तक सही पहचान हुई, काफी नुकसान हो चुका था। तो जब ये रस चूस लेते हैं तो दानों पर दिखता क्या है? इसके लक्षण क्या हैं? इसके 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला, दाने सिकुड़ जाते हैं, ग्रीन्स श्रिंक। जाहिर है जब अंदर का रस निकल गया तो वे पिचक जाएंगे। हाँ। दूसरा, उनका रंग काला पड़ जाता है,
जहां कीट अपनी सूंड चुभाता है वहां एक घाव बन जाता है और दाना प्रतिक्रिया में काला पड़ने लगता है। और इसका अंतिम नतीजा क्या होता है? अंतिम नतीजा सबसे बुरा होता है। दाने या तो ठीक से भर नहीं पाते या भूसीदार हो जाते हैं, मतलब इल-फिल्ड और चाफी। मतलब बाली तो दिखेगी, लेकिन जब उसे हाथ में लेंगे तो उसमें वजन नहीं होगा, सिर्फ दाने का छिलका होगा। बिल्कुल। इससे पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बुरी तरह गिर जाती हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अब सवाल उठता है कि इस बर्बादी को रोका कैसे जाए। नोट्स में एकीकृत प्रबंधन की बात की गई है। हाँ, और इसमें 2 तरह के रास्ते बताए गए हैं। एक है रासायनिक नियंत्रण, मतलब केमिकल कंट्रोल, जो तुरंत असर दिखाता है। और दूसरा है वानस्पतिक नियंत्रण, यानी बॉटैनिकल कंट्रोल, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है, इको फ्रेंडली है। चलिए पहले रासायनिक नियंत्रण के विकल्पों को समझते हैं। नोट्स में डस्ट यानी पाउडर फॉर्म वाले कीटनाशकों का जिक्र है। जी, इसमें 2 मुख्य विकल्प दिए गए हैं। एक है मैलेथियन 5D और दूसरा है फोसोलॉन 4D। और इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? दोनों की मात्रा एक ही है, जो याद रखने में आसान बनाती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 kgs। 1 मिनट 25 किलो प्रति हेक्टेयर, ये सुनने में तो काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये एक वैध चिंता है। रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए नोट्स में इसे एकीकृत प्रबंधन का हिस्सा बताया गया है, न कि एकमात्र समाधान। अच्छा, मतलब इसका इस्तेमाल तभी करना है जब कीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, जब वो आर्थिक नुकसान के स्तर को पार कर जाए। ठीक है, तो ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन है। अब वानस्पतिक विकल्पों पर आते हैं, उनमें क्या है? वानस्पतिक नियंत्रण में 2 बहुत अच्छे और पारंपरिक रूप से सिद्ध विकल्प हैं। पहला है नीम बीज की गिरी का अर्क, जिसे NSKE 5% कहते हैं। नीम का इस्तेमाल तो सदियों से होता आ रहा है। ये काम कैसे करता है? नीम के अर्क में कई ऐसे तत्व होते हैं जो कीटों को खाने से रोकते हैं, उनकी बढ़ोतरी को रोकते हैं और उन्हें एक तरह से दूर भगाते हैं। और दूसरा वानस्पतिक विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है एजाडिरेक्टिन 1%। यह नीम में पाया जाने वाला मुख्य सक्रिय कीटनाशक तत्व है। अच्छा, ये तो ज्यादा परिष्कृत उत्पाद हुआ। जी, और इसकी मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। तो हमारे पास 2 केमिकल और 2 वानस्पतिक, कुल 4 हथियार है। लेकिन सिर्फ हथियार होना काफी नहीं है, उसे चलाने का सही समय भी पता होना चाहिए। बिल्कुल, और नोट्स के हिसाब से समय ही सब कुछ है। गलत समय पर किया गया छिड़काव पैसे और मेहनत की पूरी बर्बादी है। तो वो सही समय क्या है? इसका एक बहुत सटीक टाइमलाइन है। हम दिन 0 उसे मानेंगे जब बालियों का निकलना शुरू होता है, जिसे पैनिकल इमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, बालियां निकलने का दिन 0, उसके बाद? उसके ठीक तीसरे दिन, 3rd डे, पहला छिड़काव करना है। तीसरे दिन? और फिर दूसरा छिड़काव करना है 18वें दिन, 18th डे पर। तीसरा और 18वां दिन, ये इतना सटीक क्यों है? क्योंकि ये टाइमलाइन सीधे सीधे कीट के हमले की सबसे खतरनाक अवस्था, यानी मिल्की स्टेज को टारगेट करती है। पहला छिड़काव शुरुआती हमले को रोकता है और दूसरा छिड़काव उस अवधि को कवर करता है जब दानों में दूध पूरी तरह भर रहा होता है। मतलब ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, एकदम सही समय पर। बिल्कुल, नोट्स में साफ लिखा है कि इस समय सीमा के बाहर किए गए छिड़काव का असर बहुत कम हो सकता है। चलिए अब परीक्षा के लिए इन सारी जानकारियों को मथ कर मक्खन निकाल लेते हैं। नोट्स में एक चीट शीट और रैपिड फायर रिवीजन सेक्शन है। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहराते हैं। वैज्ञानिक नाम कैलोकोरस एंग्यूस्टेटस। अंडे की पहचान नीला रंग और सिगार जैसा आकार। फसल की सबसे कमजोर और हमले वाली अवस्था मिल्की स्टेज, जब दानों में रस चूसते हैं। नुकसान के बाद दाने कैसे दिखते हैं? सिकुड़े हुए, काले और भूसीदार। रासायनिक खुराक मैलेथियन 5D या फोसोलॉन 4D, दोनों के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और वानस्पतिक विकल्प NSKE 5% या फिर एजाडिरेक्टिन 1%, जो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पड़ेगा। और सबसे जरूरी, छिड़काव का समय। बाली निकलने के बाद तीसरा और 18वां दिन, एकदम पक्का। शानदार। अब रैपिड फायर की बारी। मैं सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। अंडे का रंग और आकार? नीला, सिगार के आकार का। फसल को नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था? मिल्की स्टेज। मैलेथियन की खुराक? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। छिड़काव के दिन? तीसरा और 18वां दिन। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट्स अगर याद रहें तो बीपीएससी की परीक्षा में इस टॉपिक से कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। तो आज हमने ईयर हेड बग की पूरी जन्म कुंडली खंगाल ली है। उसकी पहचान से लेकर उसके प्रबंधन तक हर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया है। बिल्कुल,
और इसका निचोड़ यही है कि सही समय पर सही पहचान और सही प्रबंधन से फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों को बचाया जा सकता है। इस पूरी जानकारी को समझने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जरूर पूछिए। हमने रासायनिक और वानस्पतिक दोनों तरह के नियंत्रण के विकल्प देखे। एक तेज और असरदार है तो दूसरा पर्यावरण के लिए सुरक्षित। यह सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए इन दोनों तरीकों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है। खासकर जब एक तरफ पैदावार बढ़ाने का जबरदस्त दबाव है और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। यह आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ इस एक कीट की कहानी नहीं है, ये पूरी कृषि व्यवस्था की दुविधा है। क्या हम तत्काल लाभ के लिए रासायनिक समाधानों पर निर्भर रहें या फिर वानस्पतिक जैसे धीमे लेकिन टिकाऊ तरीकों में निवेश करें? शायद इसका जवाब या में नहीं बल्कि और में छिपा है। मतलब दोनों के बीच का संतुलन। जी, एक सच्ची एकीकृत रणनीति ही शायद टिकाऊ और उत्पादक कृषि का भविष्य तय करेगी।